चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। पिछली वीडियो जो हम लोग पढ़े थे वो वायु प्रदूषण का टॉपिक था, वो हम लोग कवर कर रहे थे। उसी वायु प्रदूषण के टॉपिक में जो कुछ बचा था आज उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए, जो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किया है पॉल्यूशन का, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो रिलेट रहेगा पिछली वीडियो से, वायु प्रदूषण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वायु में जो प्रदूषण करने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम चर्चा किए थे कि प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है या प्रदूषक क्या होते हैं। तो वही पदार्थ जिनकी वजह से प्रदूषण होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वायु प्रदूषकों के प्रभाव पढ़ेंगे, जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, उनकी वजह से होने वाले प्रभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले जो क्लास हम लोग ख़त्म किए थे उस क्लास को एक बार देखने के बाद ही ये वाला क्लास देखें, तभी समझ में आएगा। तो आज हम लोग उसी क्लास में आगे बढ़ेंगे और अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के बारे में, जैसे कि हम लोग देख ले एक बार रूपरेखा कैसे है इसकी। आज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, उसे देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे टॉपिक पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने बचे हुए आज जो मेन टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। बाकी तो आगे क्लास चलता रहेगा। अभी तो पढ़ना है जल प्रदूषण, पढ़ना है मृदा प्रदूषण, पढ़ना है प्लास्टिक प्रदूषण, पढ़ना। तो अभी तो हम लोग शुरू ही किए हैं, 1-2 वीडियो हुआ है इस चैप्टर में, कम से कम 4-5 वीडियो भी और आने बाकी है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करें। आज उसी क्लास के ठीक आगे हम लोग के क्लास का आज नाम है, चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन। उसी में आज टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा वायु प्रदूषकों के प्रभाव। क्या है? वायु प्रदूषकों के प्रभाव। वायु प्रदूषकों के प्रभाव। तो टॉपिक का क्या नाम है आज? वायु प्रदूषकों के प्रभाव। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, ये होने वाला है, पूछा जाता है किस किस प्रदूषक की वजह से कौन सा रोग होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, जिसे CO से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ विशेषता देखते हैं। विशेषता के या लक्षण के, तो हम लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लक्षण देखेंगे, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग कि ये जो होता है, ऐसे जनरली नॉलेज के लिए, ये हवा से भारी होता है। क्या होता है? हवा से भारी। आगे अगर हम लोग इसी में देखें तो ये पानी में अघुलनशील होता है। याद रखिए जानकारी के लिए, पानी में अघुलनशील। पानी में अघुलनशील होने के साथ साथ ये गंधहीन और स्वादहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन होने के साथ साथ स्वादहीन होता है। इसका कोई गंध नहीं होता, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग चर्चा किए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो ये एक प्रदूषक है। क्या है ये? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है। और ये प्रदूषक क्या करता है? ये प्रदूषक प्रदूषण करता है। तो ये क्या है? प्रदूषक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सबसे खास बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हवा से भारी होता है, पानी में अघुलनशील होता है। याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं है। ये पानी में अघुलनशील तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि ये गंधहीन होता है, ये स्वादहीन होता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो देखिए इसमें कुछ और विशेषताएं हैं। सबसे खास बात क्या होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की? तो याद रखिए
ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक विस्कात पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विस्कात पदार्थ। विस्कात पदार्थ। अब ये विस्कात पदार्थ किसके लिए है? तो मानव के लिए। किसके लिए है? मानव के लिए। चलिए मान लिया जाए कि ये कोई मानव है, ठीक, मान के लीजिए मानव है ये, ठीक। तो मान लीजिए मानव है जिसका नाम ए है। इसमें याद रखिए इसके पूरी शारीरिक संरचना में, किसकी संरचना में? इसके पूरी शारीरिक संरचना के लिए इसको चाहिए ऊर्जा के रूप में O2। क्या चाहिए? O2। इस मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा के रूप में O2 चाहिए, और इस O2 का वाहन करता है फेफड़ा। फेफड़ा से O2 पहुंचता है हृदय, और हृदय से कहाँ पहुंचता है? इसके समस्त शरीर में। लेकिन यहाँ जो हृदय होता है, हृदय का काम होता है रुधिर का परिवहन करना। क्या करना? रुधिर परिवहन करना। समझा रहे? थोड़ा सा बायोलॉजी समझ लिया जाए। रुधिर परिवहन, और रुधिर परिवहन का काम याद रखिए, हृदय का काम होता है रुधिर का परिवहन करना, और रुधिर परिवहन माने होता है कि रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और इसी रुधिर में, यही रुधिर ऊर्जा के रूप में O2 को मनुष्य के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात रुधिर जो होता है, रुधिर अपने साथ ऑक्सीजन को मनुष्य के समस्त कोशिकाओं में क्या करता है? संचालित करता है, परिवहन करता है। लेकिन दरअसल इसमें होता है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में? तो याद रखिए, अभी तो अगर हम लोग ध्यान से देखें रुधिर, तो रुधिर में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा पदार्थ होता है? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन के पास एक क्षमता होती है किसको ग्रहण करने की? ऑक्सीजन को। याद रखिए, तो हीमोग्लोबिन के पास एक क्षमता होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो ये कोशिकाओं के लिए ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। लेकिन क्या होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाने की वजह से, शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन की क्षमता कम हो जाती है। किसको वाहन करने की? ऑक्सीजन को। चलिए इसमें देखा जाए तो अभी है हीमोग्लोबिन। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग बताइए, दोबारा समझा दिया जाएगा। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रुधिर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रुधिर में। और अभी बताए रुधिर कौन सा काम करता है? परिवहन का काम करता है। किसका परिवहन? ऊर्जा का। और ऊर्जा के रूप में कौन है? O2 है, ठीक। लेकिन ये जो O2 है, ये रुधिर के अंदर पाए जाने वाले एक वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अर्थात रुधिर के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वाहन करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। लेकिन जब कभी भी रुधिर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाए, क्या हो जाएगी? जब रुधिर के अंदर, शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी, इससे हीमोग्लोबिन की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसको वाहन करने की? ऑक्सीजन को। वाहन क्षमता कम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जब भी शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन में जो एक क्षमता होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, वो क्षमता कम हो जाती है। और इस क्षमता कम होने की वजह से याद रखिए, मनुष्य की दम घुटने की वजह से, दम घुटने की वजह से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्या है? एक विस्कात पदार्थ के रूप में कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? एक विस्कात पदार्थ के रूप में काम करता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। दम घोटू गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? दम घोटू गैस। दम घोटू गैस कहते हैं। याद रखिए, तो किस गैस को दम घोटू गैस कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखा जाए तो याद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन गंधहीन, स्वादहीन, जल में घुलनशील। इसके साथ साथ
कार्बन मोनोऑक्साइड की शरीर में अधिकता हो जाने की वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। किस कारण? दम घुटने की वजह से। चूंकि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होती है शरीर के अंदर, वो ऑक्सीजन की क्षमता को क्या कर देती है? कम कर देती है, या ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है। अब ऐसे समझे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो O2 की मात्रा क्या हुई? कम। और ये O2 जो होता है मनुष्य का क्या करता है? ये ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अगर विश्वास ना हो तो 2 मिनट तक मुंह बंद करके देख लीजिए, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे दम घोटू गैस कहते हैं। चलिए आगे देखा जाए ध्यान से, इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत देख लिया जाए, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, कहाँ से रिलीज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत, चलिए आप लोग माइंड लगाइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। 2 मिनट का आप लोग टाइम दे रहे हैं। चलिए देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये कोयला के साथ साथ अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कोयला हो गया, खनिज तेल, पेट्रोलियम। ठीक, तो कोयला और खनिज तेल याद रखिए, इसके कई स्रोत हो सकते हैं। एक स्रोत इसमें से क्या है? इसमें से एक स्रोत है कोयला और खनिज तेल। जब इसका अपूर्ण दहन होता है, क्या होता है? अपूर्ण दहन। तो याद रखिए कोयला और खनिज के अपूर्ण दहन से कौन गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है? अभी तुम चर्चा किए ही, इससे क्या कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए कोयला और खनिज तेल से। किस तेल से? खनिज तेल से। तो कोयला और खनिज तेल के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे अधिक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है परिवहन से। किससे? परिवहन माने हो जो, जैसे अगर परिवहन में देखें तो जो मोटर गाड़ी और ट्रक, इस सब से 76%, अगर देखा जाए कितने प्रतिशत, मान लीजिए 100% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसमें 76% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से रिलीज होती है? परिवहन से होती है। आगे अगर ध्यान से देखें तो एल्युमिनियम संयंत्र से भी। किससे? एल्युमिनियम संयंत्र, याद रखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एल्युमिनियम संयंत्र। तो एल्युमिनियम संयंत्र से भी जो होता है कौन सी गैसें निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती है। याद रखिए, रटना कुछ भी नहीं। तो एल्युमिनियम संयंत्र से भी कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए एल्युमिनियम संयंत्र से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो CNG हो गया, LPG हो गया, आदि से भी कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये थे कुछ प्रदूषक में पहला प्रदूषक जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण देखें तो ये गंधहीन, स्वादहीन, पानी में घुलनशील होता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इसकी ये करता क्या है, तो ये इसकी मात्रा जब शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो एक ऑक्सीजन के लेवल को घटा देता है। ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो रुधिर के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के पास एक क्षमता होती है कि ऑक्सीजन को अधिक से अधिक ग्रहण करे। लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन में वहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे मनुष्य का दम घुटने की वजह से क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला, पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से, और सबसे अधिक कहाँ से? परिवहन सुविधा से, बड़े बड़े मोटर बाइक, गाड़ी, ट्रक आदि से। चलिए आगे हम लोग इसी में देखें तो अब देखना हम लोग को नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लिए, अब देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अब एक नया टॉपिक आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देखेंगे तो उसी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिलीज हो जाता है तो उसमें N2+ ऑक्सीजन बनता है। यही ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के अणुओं से क्या कर लेता है? संयोग करके क्या बन जाता है? ओजोन परत बन जाता है, O3। चलिए देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम लोग ध्यान से देखें। किसके ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हम लोग सबसे पहले देखिए इसके लक्षण, नाइट्रोजन के लक्षण। तो चलिए 1 मिनट एज्यूम करिए, आप लोग सोचिए नाइट्रोजन के लक्षण में क्या क्या हो सकता है। तो याद देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, और लाल भूरे रंग के। किस रंग के? लाल भूरे रंग के। ठीक, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें
और याद रखिए तीव्र गंध होती है, कौन सी गंध? तीव्र गंध, एक गंधयुक्त होता है। तो याद रखिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन और लाल भूरे रंग के होते हैं। चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हालांकि कैरेक्टरिस्टिक में रंगीन, गंधयुक्त होता है, लाल भूरे रंग के होते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? अगर हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन कौन से ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो गैसें होती हैं ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये जो होते हैं तीव्र गंध वाले होते हैं। कौन से गंध? तीव्र गंध। ठीक, तो याद रखिए आगे अगर हम लोग बढ़े इसी में देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में ही देखें तो अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जिसे हम लोग NO कहते हैं, NO से प्रेजेंट करते हैं, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु नमी से या वायुमंडल की नमी से, वायुमंडल में उपस्थित नमी से प्रतिक्रिया करके, क्या करके? प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? गलती से निकल गया, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल, NO3। और ये पानी के रूप में कहाँ आ जाता है? पृथ्वी पर, पानी के साथ, बरसात के पानी के साथ कहाँ जाता है? पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर। चलिए इसे देखा जाए तो याद रखिए हम क्या कहने वाले थे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ, किसके साथ? नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ये कौन सा अम्ल बनाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो याद देखिए नाइट्रिक अम्ल किससे बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे अगर देखें तो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, प्लस किसकी उपस्थिति? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ कौन सी नमी? वायुमंडल उपस्थित नमी अर्थात O2। ये प्रतिक्रिया होगा तो क्या बन जाएगा? NO2 नहीं, NO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NO3 बन जाएगा। ठीक, NO3 नहीं, HNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HNO3, हाँ HNO3। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, HNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। और ये क्या है? ये है नाइट्रिक अम्ल। ठीक, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। और फिर ये क्या हो जाता है? ये पृथ्वी पर पानी के रूप में क्या आ जाता है? पृथ्वी के तल पर आ जाता है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी के तल पर भारी नुकसान होता है। और ये मानव के लिए क्या है? ये भी मानव के लिए विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक कारण ये भी हो सकता है, अगर हम लोग देखें तो अभी इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक और उत्पाद बन रहा था। यहाँ जब NO और O2 जब मिल रहे थे तो यहाँ एक और उत्पाद बन रहा था, वो बन रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस जो है ये भी मानव के लिए हानिकारक गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 78% है। सबसे अधिक वायुमंडल पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मानव के लिए खतरनाक गैस हो सकती है। कैसे? याद रखिए जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में ऊर्जा विमुक्त करेगी तो याद रखिए ये NO प्लस O के रूप में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और जब NO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO प्लस O में टूट जाएगा तो ये जो O है, ये वाला जो O है, ये वाला, तो ये वाला O वायुमंडल उपस्थित दो अतिरिक्त ऑक्सीजन अर्थात O2
के साथ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा और किसका निर्माण करेगा, O3 का निर्माण करेगा। ठीक, तो ये भी एक प्रतिक्रिया है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है, ऊर्जा विमुक्त करता है, तो उससे उपस्थित उससे अलग हुए एक ऑक्सीजन जो होता है वो दूसरे ऑक्सीजन के अणु से क्या करता है, संयोग करता है, प्रतिक्रिया करता है, किसका निर्माण करता है, O3 का निर्माण करता है। ठीक, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो एक विस्कात पदार्थ बनता है या नाइट्रिक अम्ल बनता है उसके बारे में, जो कि मानव के लिए हानिकारक गैस होती है। और हम लोग ये भी देखे जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में ऊर्जा विमुक्त करता है तो उसमें एक O2 रिलीज होता है। वो O2 वायुमंडल पर स्थित ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयोग करता है, किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ देखा जाए तो NO2 और O3 ये दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। क्या है, दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक, ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये आपूर्ण दहन प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया, आपूर्ण दहन प्रक्रिया से, आपूर्ण दहन प्रक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके, क्या करके, अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। याद देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द्वितीयक प्रदूषक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, तो जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ओजोन ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से ये जो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन के अणुओं को करते हैं। कब, जब भी अपूर्ण दहन, कोई भी पदार्थ का जब अपूर्ण दहन होता है, जैसे कोयला का अपूर्ण दहन हो गया, पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन हो गया, इनके अपूर्ण दहन से रिलीज होने वाला जो हाइड्रोकार्बन के अणु होते हैं उनसे अभिक्रिया करके द्वितीय प्रदूषक का निर्माण करता है। जैसे द्वितीय प्रदूषक में क्या आ जाता है, फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है। क्या आ जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो याद देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या, तो फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये द्वितीय प्रदूषक। कैसे इसका निर्माण कैसे होता है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ओजोन 3 ये हाइड्रोकार्बन से क्या करे, अभिक्रिया करे। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एक्रोलिन बनता है। तो एक्रोलिन भी क्या है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि एक्रोलिन प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक है। तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एक्रोलिन हो गया, क्या है, ये द्वितीय प्रदूषक है। और साथ साथ अगर हम लोग देखें तो PAN क्या रहेगा, PAN, इसे पराक्सी एसिटल नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पराक्सी पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या कहेंगे, PAN को क्या कहेंगे, PAN को पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहेंगे। ये सब जो होते हैं, इन सब का निर्माण जो होता है वो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो चाहे ओजोन 3 हो, जब भी हाइड्रोकार्बन के अणुओं के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो द्वितीय प्रदूषक का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को और एक और नाम दिया जाता है, इन सभी को प्रकाश रासायनिक धुंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, चाहे एक्रोलिन हो गया, चाहे वो पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, इन्हें प्रकाश रासायनिक धुंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये सब द्वितीय प्रदूषक है। साथ में अगर हम लोग एक रिपोर्ट देखें 2021 की, तो 2021 में नाइट्रोजन गैस के उत्सर्जन में, किसके गैस के, तो नाइट्रोजन गैस के उत्सर्जन में, किसमें, उत्सर्जन में सबसे आगे चीन, फिर भारत और फिर कौन था, अमेरिका था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन के उत्सर्जन में सबसे आगे चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद अमेरिका।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा टेक्निकल ख़राबी होने की वजह से, या समझिए कि बैटरी ख़त्म लो होने की वजह से क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए आप लोग बस इतना देखिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना और बेहतर वीडियो करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।